सेट नंबर कितना है? 2 है। और पेपर कोड कितना है? 824। BN कितना है? BN। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है फिजिक्स होगा खंड क। अच्छा ख से स्टार्ट होगा का? हाँ स्टार्ट हो रहा है कोनो पेपर तो ख से आ जाएगा, पहले क आएगा ना। तो इसमें पहला 1 का क जो है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। तो इसमें पहला जो है वह लिखा हुआ है वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है। वक्रता त्रिज्या का मात्रक होता है, मात्रक होता है। तो वक्रता त्रिज्या का जो मात्रक होता है पहला दिया है मीटर। क्या दिया है? मीटर। दूसरा दिया है सेंटीमीटर। क्या दिया है? सेंटीमीटर। तीसरा दिया है आपका मिलीमीटर। मिलीमीटर। और चौथा दिया है ये सभी। तो देखो दूरी, वक्रता त्रिज्या दूरी होता है और दूरी का मात्रक मीटर भी होता है। सेंटीमीटर रहेगा तब वो दूरी कहलाएगा, मिलीमीटर रहेगा तभी दूरी कहलाएगा। सब दूरी को ही बता रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर जो चौथा वो सही होगा। ठीक है ना। दूरी का मात्रक किलोमीटर, किलोमीटर, फिर मीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर मिलीमीटर। ठीक है ना। ये सब दूरी के मात्रक है, तो इसलिए इसमें सब होगा। वक्रता त्रिज्या जो होता है उसका मात्रक मीटर होता है या सेंटीमीटर होता है या मिलीमीटर होता है, ये सभी हो जाएगा। ठीक है ना। यानी ऑप्शन नंबर कौन होगा इसमें? 4। ये आपका क था। कौन सा था? क था। अब इसमें 1 का जो ख है, 1 का क्या है? ख है। ख जो है एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर, एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करने पर एक प्रकाश किरण के लिए अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण की तुलना में अधिक होता है। अपवर्तन कोण का मान, अपवर्तन कोण मतलब R का मान अधिक होता है किससे? आपतन कोण से। अपवर्तन कोण का, सोचो कि R का मान आपतन कोण से कब अधिक होगा। यानी अपवर्तन कोण का मान, R मतलब अपवर्तन कोण और I मतलब आपतन कोण। तो अपवर्तन कोण का मान कब अधिक होगा? जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए। देखो जब प्रकाश किरण, ये आपका मान लो सघन माध्यम है और ये क्या है? विरल माध्यम है, विरल माध्यम है। तो जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से आती है विरल माध्यम में, तो इसको जाना चाहिए था इससे, लेकिन ऐसे ना होकर थोड़ा दूर भागती है। तो दूर भागेगी तो यहाँ से यहाँ तक कोण होगा ना। अब यही चित्र अगर हम बनाए, ऊपर वाला क्या कर दे? विरल माध्यम कर दे। क्या कर दे? विरल माध्यम। और नीचे वाला क्या कर दे? सघन माध्यम कर दे। क्या कर दे? सघन माध्यम। तो ये ऐसे प्रकाश आ रही है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन इससे थोड़ा सा और मतलब यहाँ पर लाभ की तरफ क्या होती है? झुक जाती है। तो बताओ कोण घट रहा है ना। तो यही R होता है। तो कब बढ़ेगा? R का मान कब बढ़ेगा? सघन माध्यम से, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। ऑप्शन नंबर पहला होगा। ठीक है ना। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन कोण R का मान क्या होता है? बढ़ जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन होगा आपका? फर्स्ट होगा। और ग जो है लगाना है। ग जो है बढ़िया क्वेश्चन है, कह रहा है, ध्यान दीजिए। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को, एक तार है, उस तार का प्रतिरोध कितना है? R है, और इसे 4 बराबर भागों में क्या करना है? बांटना है। 4 बराबर भागों में क्या करना है? तो R को 4 बराबर भागों में बांटोगे तो कैसे बांटोगे? R को 4 बराबर बांटना है, बोलो। ए में 4 से भाग कर दोगे। अरे मान लो 20 रुपया को कहे हम 4 भागों में बांटना है, तो 4 से 20 में भाग करोगे तो R को भी 4 भागों में बांटोगे ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना? R में कैसे भाग करोगे? 4 से। भाग तो जा नहीं पाएगा, तो 4 भाग हो गए। अब देखो R बटा, कैसे जानो कि सही है? अगर R बटा 4 और प्लस R बटा 4 और R बटा 4 लिख के
जोड़ोगे तो आर आएगा। देखो दोनों का सबका हर बराबर एक लिखेंगे, आर आर 4 बार तो हो जाएगा 4r, ये 4 से 4 कट जाएगा तो कितना बचेगा आपका, आर बचेगा। केवल कितना बचेगा, आर बचेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब R1 R2 R3 और R4 का मान कितना हो गया, R/4। R1 का मतलब भी 4, R2 का मतलब भी R/4 और R3 का मान भी R/4 और R4 का मान भी R/4। एक तार है उसी का प्रतिरोध दिया है। अब इन चारों प्रतिरोधों को हम, इस प्रतिरोध को हम 4 भागों में बांट लिए हैं। अब इन चारों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ना है और समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध R' मानना है। और पहले चलो अभी बता रहे हैं, निकालना है क्या, R'/R का वैल्यू कितना होगा। तो R का तो वैल्यू पता है, R' का वैल्यू कैसे नहीं, जब समांतर क्रम में जोड़ेंगे चारों प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, चारों प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। जब समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो समांतर क्रम फार्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 1/r2 1/r3 1/r4। यहाँ तक आएंगे जी। और यहाँ पर क्या मानना है आपको, R'। क्यों R' मानना है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है कि जब समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं तो तुल्य प्रतिरोध R' प्राप्त होता है। तुल्य प्रतिरोध क्या प्राप्त होता है, R' प्राप्त होता है। तो R' का मतलब R', तुल्य प्रतिरोध यही है, तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे लिखोगे अतः तुल्य प्रतिरोध इतना होगा। 1/R' बराबर 1/R1 का मतलब R/4, 1/R2 का मतलब R/4, इसका मतलब R/4। बहुविकल्पीय प्रश्न है, नगद लाया है, ठीक है ना। कभी कभी ऐसे ही होता है। यहाँ पे सब में 4 जो नीचे तो ऊपर पहुँच जाता है तो वो 4 ऊपर पहुँच जाएगा, 4 जाके ऊपर वाला में गुणा कर देगा तो 4 बट्टा कितना R, 4 बट्टा कितना R, 4 बट्टा कितना R, 4 बट्टा कितना R। अब पूरे का हर बराबर है ना, बोलो, तो एक बार लिखेंगे और ऊपर सब जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 16 बट्टा R। पलट दो मान को, R' ऊपर 1 नीचे, तो ये हो जाएगा R ऊपर 16 नीचे हो जाएगा। अब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब R' का मान कितना आ गया, R/16। एक नीचे लिखे चाहे न लिखे, इसका मान निकालना है तो R'/R का मान निकालना है। तो R' का मान कितना, R/16 मेन बट्टा, और ये कितना हो जाएगा R। इसके नीचे एक मान सकते हो तो गुणाम चेंज करेंगे तो R बट्टा कितना 16, अभी पलट जाएगा 1 ऊपर R नीचे, R से R क्या होगा तो 1 बट्टा कितना आएगा 16 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें जो होगा वह चौथा सही है, ठीक है ना। यानी चौथे ऑप्शन में दिया है 1/16। ये देखो लॉन्ग क्वेश्चन में देता तब वो कोनो गड़बड़ी नहीं था। अरे बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा ना, तुम लोग थोड़ा थोड़ा सोच ही नहीं पाते हो। भाई ये देखो एक चालक तार है, उस चालक तार का प्रतिरोध R कह दिया है। अब कह रहा है कि इस प्रतिरोध को 4 भागों में बांटा गया है, तो 4 भागों में बांटे मतलब इसमें 4 से भाग कर देंगे तो जितना R1 का वैल्यू उतना ही, क्योंकि बराबर भागों में बांटा गया है तो सब R1 R2 R3 R4 सब बराबर हो जाएगा। और कह रहा है समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो रहा है R' हो जा रहा है। तो समांतर क्रम फार्मूला ये होता है और आके सॉल्व कर दिए हैं। अब कह रहा है कि R' का मान कितना होगा, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है R' का अनुपात का मान क्या होगा। तो इसी का मान पूछ रहा है, निकाल दिए हैं। 1 बटा कितना हो गया 16 हो गया है। और घ जो है पहले का विद्युत धारा का मापन किया जाता है, विद्युत धारा का मापन किया जाता है तो अमीटर में, यहां पर हम लिख के बताते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन था। तो यहां पे 1 का घ जो है वैद्युत धारा का मापन किया जाता है, वैद्युत धारा का मापन किया जाता है।
पहला वोल्ट मीटर दिया हुआ है, क्या दिया है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। दूसरा अमीटर, वोल्ट मीटर से, अमीटर से। दूसरा गैलोनोमीटर से, गैलोनोमीटर से। तीसरा ऊर्जा मीटर से, ऊर्जा मीटर का तो नाम नहीं सुना है हम। तो देखो वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं, यहाँ धारा मापना है तो वोल्ट मीटर से विभव मापते हैं, तो ये तो होगा नहीं। और गैलोनोमीटर से भी धारा ही मापते हैं, यानी वोल्ट ही मापते हैं, ये भी होगा नहीं। अमीटर से धारा मापते हैं। देखो धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर या अमीटर, एम्पियर अमीटर। तो वैद्युत धारा का मापन किससे किया जाता है? अमीटर से। और ऊर्जा मीटर ये तो अनहड़े दिया हुआ है, ये कहीं नहीं होगा। तो वैद्युत धारा का मापन किससे होता है? अमीटर से। हो गया। अब प्रश्न नंबर 2 का ख है, क्या है? 2 का ख, ख कर है क है। 2 का क क्या है? प्रकाश परावर्तन के नियम लिखना है। तो प्रकाश परावर्तन के 2 नियम होते हैं। पहला नियम होता है आपका क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही माध्यम में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही माध्यम होते हैं। दूसरा नियम क्या होता है बताना, तुम बताओ तो। दूसरा नियम क्या है? प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम होते हैं ना। प्रथम नियम तो बता दिए कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। दूसरा नियम क्या है? अरे यार पहले लेसन में ही हाल ही है। हाँ काहे लिखेंगे? मांग के लिखना नहीं चाहिए आपको। सुनो, आप पहला नियम है प्रकाश के परावर्तन के नियम है। वीडियो चल रहा है, झगड़ा मत करो। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, जिससे पहला है आपतित किरण। कौन सी किरण? आपतित किरण। परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा क्या है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात कोण I बराबर कोण R होता है। इतना लिखोगे 2 नंबर मिल जाएगा। अब इतना नहीं याद कर पा रहे हो, काहे कि पहले लेसन में है ना। दूसरा, एक मोटर बाइक के हैंडल में 2 मीटर व करता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण है। ये क्वेश्चन है आपका, क्या है क्वेश्चन? इसे बिठा दें। 2 का जो ख है उसमें दिया हुआ है, 2 के ख में क्या दिया हुआ है? दिया है एक मोटर बाइक के हैंडल पर 2 मीटर व करता है उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है? सूत्र बताओगे? +F + V - U + R होता है। तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 2 मीटर दिया है, यानी R का मान कितना दिया है? 2 मीटर। ठीक है। उसके पीछे कोई दूसरा मोटर बाइक सवार जब उससे 4 मीटर की दूरी पर है, ठीक है ना, यानी दर्पण से, उत्तल दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर एक और पीछे से है कोई, तो इस दर्पण से वह वस्तु हो जाएगा। यानी वस्तु की दूरी U का वैल्यू जो है वह कितना है? 4 मीटर है। ये आपको समझना होगा। लगाने के लिए लगा लोगे, लेकिन ये जानना जरूरी था कौन किसका वैल्यू दिया है।
ठीक है ना। जिससे वहाँ दर्पण हो गया, एगो मोटरसाइकिल हो गया, उसमें दर्पण लगा हुआ है। अब इस दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर पीछे कोई भी वस्तु हो, कोई भी व्यक्ति हो, वह इस दर्पण के लिए वस्तु का ही काम करेगा। तो यहाँ वस्तु की दूरी 4 मीटर होगी माइनस में। तो उस समय पहले बाइक सवार के दर्पण में दूसरे प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा? प्रतिबिंब पूछ रहा है, प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा। तो यहाँ पर F बराबर होता है आपका R/2, ठीक है जी। तो यहाँ पे R का मान 2, नीचे 2 बराबर कितना? 1 मीटर। कितना हो गया? V का मान निकालना है तो 1/F बराबर दर्पण सूत्र 1/V प्लस 1/F का वैल्यू 1, V का वैल्यू निकालना है 1/U का वैल्यू -4। तो 1/1 बराबर 1/V प्लस में हो जाएगा माइनस 1 कितना? 4। इसको इधर लेके आओ तो 1/1 ये प्लस हो जाएगा 1/4 बराबर 1/V। इसका गुणा इसमें कर दो 4 और इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा? 1, नीचे 4 1 4 बराबर 1/V। ये 4 1 कितना हो जाएगा? 5 बटा कितना हो जाएगा? 4 बराबर 1/V। तो ये गुणा कर सकते हो या पलट सकते हो? गुणा कर पलट ही दो यार। 4 ऊपर 5 नीचे, V ऊपर 1 नीचे, यानी V 1 लिखे था ना, लिखे तो V का मान निकल गया या V बराबर कितना? 4/5 मीटर। क्लियर है? ऐसे हो जाएगा। इसको भागो कर लोगे, कैलकुलेट में आ जाएगा। अब ग जो है, एक उत्तल लेंस आवर्धन लेंस के रूप में कैसे प्रयुक्त किया जाता है? किरण आरेख द्वारा समझाइए। एक उत्तल लेंस आवर्धक लेंस के रूप में कैसे प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस, एक उत्तल लेंस एक आवर्धक लेंस के रूप में कैसे काम करता है? एक उत्तल लेंस एक आवर्धक। देखो यहाँ पे जो 2 का ग दिया हुआ है ना, तो उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस आवर्धक लेंस में के रूप में कैसे प्रयुक्त करता है? तो उत्तल लेंस में आपके 6 प्रतिबिंब बनता है। और कब आपका सीधा प्रतिबिंब बनेगा? जब उत्तल लेंस, ये ऐसा क्वेश्चन पिछले लेसन में भी था, लेकिन उसमें दर्पण था। वही क्वेश्चन है, कब आवर्धक मतलब बड़ा बनेगा? जब यहाँ मान लो आपका F1 हो गया और ये आपका क्या हो गया? F2 हो गया। वही तो दिया हुआ है जी, ये आपको याद आ रहा है? यहाँ पे एक वस्तु हो गया आपका कितना? AB, A कितना हो गया? B। ये वस्तु आपका कितना हो गया? AB। अभी लिख लेंगे। और ये वाला जो प्रकाश किरण गुजरेगी वो मुख्य फोकस से गुजरेगी, जहाँ कटेगी वहीं पे F2 बना देना आपको। और ये केंद्र से गुजरेगी। कहाँ से गुजरेगी? केंद्र से। इसको आगे बढ़ाएंगे आप, और इसको आगे बढ़ाएंगे, और ये वाला इसमें मिलेगा, और ये यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे इसका वस्तु बनेगा A1 B1। ये आपका वस्तु है A, और ये क्या हो जाएगा? B। और इसका प्रतिबिंब क्या बन रहा है? A1 B1। कब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा उसी को क्या करना है? चित्र आरेख द्वारा समझाना है। क्लियर है? जब वस्तु को थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं यार, ये वाला जो होगा यहाँ बनेगा। जब वस्तु को मुख्य फोकस F1 और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखते हैं तब ये वाला, ठीक है जी, जुट्ठे में टाए हैं, वैसे यहाँ पर F1 को इधर खिसका दिया हो गया होता खाली बिंदु को। तो देखो ये वाला वस्तु को जब पर F1 और प्रकाशीय केंद्र के मध्य रखेंगे, वस्तु AB को जब प्रकाशीय केंद्र एवं F1 के मध्य रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब A1 B1 बनेगा। एक बार और बना देखा अच्छे से? यहाँ पर देखना, यहाँ पे आप उत्तल लेंस बनाओगे, ठीक है। और यहाँ पर हो गया आपका, यहाँ मान लीजिए, और यहाँ मान लीजिए वस्तु AB है, यहाँ पर A बना दिए, यहाँ क्या बना दिए? B। और यहाँ से ऐसे चलेगा, जहाँ भी काटेगा उसको क्या कहोगे? F2 कहोगे। और यहाँ से एक रेखा केंद्र से गुजरेगी ना, इसको आगे बढ़ा देना है, और ये भी बढ़ाना है आगे, ठीक है। जहाँ भी मिलेगा, मान लो यहाँ मिल रहा है, तो ये वाला कितना हो जाएगा आपका? A1 B1। क्लियर है? सिंपल है, समझ रहे हो ना? ऐसा बनाए थे, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये आपका 2 का ग भी हो गया। अगर हम 3 का ख देखें
मिटा दे। अब 3 में 4 क्वेश्चन होगा, चलिए देखते हैं। 3 का जो क है, 3 का क जो है, 3 प्रतिरोधक जिनकी प्रतिरोधकता 2 ओम 3 ओम 6 ओम है, ठीक है ना। यानी इसमें दिया हुआ है गिवन डेट R1 का मान, देखो प्रश्न में R1 R2 R3 नहीं लिखता है, दिया है 2 ओम 3 ओम 6 ओम, तो हम क्या R1 R2 मान लेते हैं। 2 ओम 3 ओम एवं 6 ओम इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि परिणामी प्रतिरोध का मान 4.5 ओम आए और 1 ओम आए। किस क्रम में जोड़ा जाए कि इसका मान आंसर जो है वह 4 कितना है 5 ओम आए और 10 ओम लिखा कि 1 ओम लिखा है 1 ओम लिखा, 1 ओम लिखा हुआ है जी, 1 ओम है। चलो अब किस क्रम में जोड़े, किस क्रम में जोड़े कि आंसर जो है 4.5 ओम आए। किस क्रम में जोड़े कि आंसर जो है कितना है 4.5 ओम आए। तो 6 3 9, अरे यार देखो पहले हम हॉई देखते हैं, हॉई वाला आ जा रहा है, तो हम 3 और 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, और 1 को श्रेणी क्रम में जोड़ दे रहे हैं। देखो 3 व 6 ओम को श्रेणी क्रम में और 2 ओम को किस में समांतर क्रम में। तो यहाँ आप देखो 3 ओम व 6 ओम को श्रेणी क्रम में तथा इसके साथ 2 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो एक लाइन में जोड़ेगा, चित्र ऐसा बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा 3 ओम, अरे यार मिस्टेक हो रहा है, सबको समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समझ रहे हो जी, मिस्टेक हो रहा है। 3 ओम 6 ओम, 3 ओम तो सीधा लिख दे रहे हैं, 2 ओम 3 ओम कामा 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ने पर, पहले जोड़ के देख लेते हैं आता है कि नहीं आता है, बाद में बात करेंगे। 3 ओम हो गया, यहाँ कितना हो गया 6 ओम, ये आपका 2 ओम, उसके बाद 3 ओम, उसके बाद 6 ओम, और इसको हम बैटरी के द्वारा क्या करेंगे जोड़ देंगे। अगर चित्र बना रहे हो तो ऐसे बनेगा। किस क्रम में है समांतर क्रम में, और समांतर का फॉर्मूला क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। 1/r बराबर 1/r1 का मतलब 2 और R2 का मतलब 3, इसका मतलब 6। 1/r बराबर हो जाएगा 1/2, दोनों का पूरा कैल्शियम ले लेते हैं, कितना होगा 6 होगा, कितना होगा 6, और 2 से 6 में भाग करो कितना आएगा 3, 3 गुणा 1 में होगा तो 3, 3 से 6 में भाग करो कितना आएगा, 3 से 6 में भाग कितना होगा 2, तो यहाँ 2 हो जाएगा, और 6 से 6 में भाग करो कितना होगा 1, तो 1/r बराबर 3 2 5 1 6/6 कटेगा तो कितना होगा 1/1, तो r बराबर कितना आ जाएगा 1 ओम। तो 1 तो मिल गया इसमें। यदि 2 ओम 3 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो 1 ओम क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा। अब पहला वाला सोचो, पहला वाला कैसे होगा, चलो देखते हैं, ट्राई कर लेते, ट्राई करना क्या जाता है। इसको बेटा दे, तो इसको कहाँ लगाएंगे, अच्छा उतारना है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पे 4.5 ओम लाना है, 4.5 ओम कैसे आएगा 6 3 9 हो जाएगा, 6 3 9 का आएगा आपका 6 3 18, 6 3 18 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 9, 6 3 ऊपर गुणा करके नीचे जोड़ के 6 3 9, 6 गुणे 3 6 + 3
6 3 18, नीचे 9, कितना हो जाएगा 2। अब 2 में इस तरह आएगा नहीं, इस तरह नहीं आएगा। आपको कितना लाना है 4.5 ओम। 2 ओम 6 ओम श्रेणी क्रम में जोड़ रहे हैं, तो 6 दूना हो जाएगा 12, नीचे हो जाएगा 6 2 8, तो कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, ये कितना हो जाएगा 2, तो 3/2। ठीक है ठीक है ठीक है, 3 और आधा हो जाएगा 4.5। ठीक है मनो, हम अपने हिसाब से चेक कर ले रहे हैं, तुम लोग बड़ी पापड़ मिटाना पड़ेगा, ठीक है ना। हम मिटा दें, नहीं मिटा रहा। इधर देखो, इसमें 2 ओम 6 ओम को समांतर क्रम में जोड़ दे रहे हैं और 3 ओम को श्रेणी क्रम में। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं 4.5 ओम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए 2 ओम व 6 ओम को समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में, तथा इनके साथ 3 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जब जोड़ेंगे, चित्र बनाएंगे 2 और 6 समांतर क्रम में ना, तो 2 ओम यहाँ बन गया, और समांतर क्रम मतलब उसके नीचे बनाना है आपको। 6 ओम श्रेणी क्रम मतलब है इससे, यहाँ कितना हो जाएगा 3 ओम, और इसको बैटरी के द्वारा क्या करना है आपको, जोड़ देना है, प्लस, और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो प्लस हो गया माइनस हो गया। तो 2 ओम 6 ओम किस क्रम में है, बोलो 2 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में तो क्या लगाएंगे 1/r', इसके बाद और हल करना है ना, लास्ट में r मानते हैं। 2 ओम 6 ओम को हल करने के बाद बच रहा है, यानी लास्ट में मानना पड़ेगा 1/r1 प्लस 1/r2। 1/r' बराबर r1 का मतलब 2, r2 का मतलब 6, 2 और 1 बटा कितना हो जाएगा 6। अगर 2 गुणा है तो डायरेक्ट लिख सकते हो, चलो इसे लगा लेते हैं। अब 3 गुणा कर दो, इसका गुणा इसमें कितना होगा 6, और इसका गुणा में कितना होगा 2, नीचे 2 छक्के 12, तो ये पलट सकते हो, या 1/r' बराबर हो जाएगा 6 2 8 बटा कितना 12, या कटेगा तो 4 दूना 8 और 4 तिहाई 12, तो 1/r' बराबर कितना 2/3। पलटी मार दो, r' ऊपर 1 नीचे अगर लिखे चाहे ना लिखे, 3 ऊपर हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 2, तो r' बराबर कितना होगा 3 का आधा, 3 का आधा कितना, अरे 3 के आधा नहीं जान रहे हो, 1.5। 3 का आधा कितना 1.5, मुँह भाग कर रहे हो तुम लोग। 3 का आधा कितना होगा 1.5 होगा। अब 1.5 ओम हो गया, अब 1.5 ओम देखो है, दोनों मिलिए कितना हो गया 1.5। तो अगर नया चित्र बनाओगे, अब चित्र क्या बनाओगे, अब चित्र। अगर अब चित्र बना रहे हो तो यही 2 ओम और 6 मिलिए कितना आया 1.5 ओम, तो ये दोनों मिलिए कितना हो गया 1.5 ओम। यहाँ पहले से कितना है 3 ओम है, और बैटरी द्वारा क्या कर दिए हैं, जोड़ दिए। तो बताओ 1.5 ओम, अब लिखोगे 1.5 ओम व 3 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः फाइनली r बराबर क्या होगा, r1 प्लस r2 होगा। r1 का मतलब 1.5, r2 का मतलब 3, जोड़ोगे तो 3 में 1.5 जोड़ो कितना हो जाएगा 4.5। हाँ हमारे तरह जोड़ो ना यार, 3 में 1.5 जोड़ो कितना हो जाएगा 4.5, ठीक है ना, 4.5 ऐसे हो गया। यानी पहला ही क्वेश्चन खूब बढ़िया मिला हुआ है, तो ऐसे होगा। आप लोग 1-2 बार वीडियो को देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना, आसानी से हो जाएगा। उठाना जी। अखो में दिया है एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। तीसरे का ख है जी। देखो 3 के क में 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन करना रहेगा, 2 क्वेश्चन रहेगा, 1 क्वेश्चन करना रहेगा। यानी इसमें ऑप्शन है, अगर न्यूमेरिकल नहीं आ रहा है तो थ्योरी लिख सकते हो। तो पहला अगर न्यूमेरिकल है तो दूसरा क्या होगा, थ्योरी होगा। अगर
दूसरा पहला थ्योरी है तो दूसरा क्या होगा, न्यूमेरिकल ही होगा, जहां तक हमें उम्मीद है। तो दिया एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो देखिए यहाँ पर ये जो तीसरे का अथवा वाला है, क्या है, अथवा वाला, तो यहाँ पर ये जो प्रतिरोध होता है, एक विद्युत चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, याद आ रहा है, अरे पढ़ा याद आ रहा है, नहीं याद आ रहा था। और क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना होता है, ये तो चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। यानी जो प्रतिरोध होगा इस चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती होता है। समीकरण नंबर 1 बन जाएगा, पढ़ाए हुए हैं। दूसरा, चालक पदार्थ का जो प्रतिरोध होता है वह चालक पदार्थ के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। समीकरण 1 व समीकरण 2 को संयुक्त करने पर जब संयुक्त करेंगे तो सेम में इसमें सेक लिखेंगे, ये चिन्ह है वो चिन्ह उतार देंगे और ये लिखेंगे L इंटू 1 कितना A। तो R इसको हटाएंगे तो एक प्रतिरोध एक नियतांक उत्पन्न होगा जिसे रो कहते हैं। रो क्या है आपका, विशिष्ट प्रतिरोध है। तो रो और ये कितना हो जाएगा आपका, रो IL का गुणा तो कितना हो जाएगा L, और नीचे कितना हो जाएगा A, कारबन कितना हो जाएगा रो। केवल लिख रहा है किन किन कारकों पर निर्भर करता है, तो प्रतिरोध चालक पदार्थ की लंबाई पर निर्भर करता है। और किस प्रकार निर्भर करता है कि जो प्रतिरोध होता है वो चालक पदार्थ की लंबाई के समानुपाती। इसका मतलब यह हुआ कि यदि लंबाई हम बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ठीक है जी, इसका मतलब क्या समझ रहे हो कि यदि चालक पदार्थ की लंबाई बढ़ा दिया जाए, जैसे हम कह रहे हैं कि चालक पदार्थ की लंबाई 1 मीटर है, उसे हम 10 मीटर कर दे तब क्या होगा, तो प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध क्या होगा, जितना लंबाई बढ़ाओगे उतना ही प्रतिरोध बढ़ेगा। जैसे लोग कहते हैं ना कि मान लो यहाँ से वहां तक ले जाएंगे तो लोड नहीं उठाएगा, कहते हैं ना, तो लोड नहीं उठाने का मतलब प्रतिरोध बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध बढ़ने का मतलब वह धारा वहां तक भरपूर मात्रा में नहीं जा पाती है। प्रतिरोध का काम ही है धारा के मार्ग में क्या करना, अवरोध उत्पन्न करना। और दूसरा जो होता है, जो प्रतिरोध होता है वो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका मतलब कि यदि क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। अब आप लोगों से पूछा जाए कि पतले तार में प्रतिरोध अधिक होगा कि तार का आकार मोटा हो जाए तब प्रतिरोध अधिक होगा, पतले तार में। पतला तार होगा तो क्षेत्रफल कम होगा और क्षेत्रफल कम होने से प्रतिरोध बढ़ेगा। ठीक है ना। अगर कोई पूछ रहा है कि मोटा खूब तार ले रहे हैं तब प्रतिरोध अधिक होगा कि पतला तार ले रहे हैं तब प्रतिरोध अधिक होगा, कौन सा बताओगे, पतला तार। उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होना चाहिए वो कम होना चाहिए, और कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, अधिक होगा। ठीक है जी, हम कुछ गड़बड़ कर दिए क्या, यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कम है तो प्रतिरोध क्या होगा, हम गड़बड़ बता दिए हैं। यदि पतला तार रहेगा तो उसका देखो, पतला तार रहेगा तो इसका एरिया जो होगा ए का मान कुछ और होगा, जब इसका मान कम है, यानी अनुप्रस्थ, यानी जितना तार पतला होगा, ठीक है जी, उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, उतना ही प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। कम करें अधिक होगा, क्या होगा, अरे ए का मान जब कम होगा ना तो ये आर का मान क्या होगा, बढ़ेगा। अब मान लो ये बढ़ा दिए, क्या कर दिए, ए का मान पहले से बढ़ा दिए। जब ए का मान बढ़ेगा तो ए का मान बढ़ रहा है तो आर का मान क्या होगा, तो ये बताओ आर का मान घट रहा है ना, बोलो, ए का मान बढ़ रहा है। तो यदि तार मोटा रहेगा तो ए बढ़ेगा और ए बढ़ने से आर का मान क्या होगा, कम होगा। तो क्या समझे, अगर मोटा तार है तो उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। यदि मोटा तार उसका प्रतिरोध क्या होगा, कम होगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल जितना बढ़ेगा उतना ही आर का मान क्या होगा, घटेगा। इतना ही क्या करना है आपको, लिखना है। बता दे, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति कम से कम 50 सेमी की दूरी तक देख पाता है। तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति 50 सेमी, तीसरे का ख है, ये भी क्या है,
न्यूमेरिकल है। जो हम बताए थे निकट दृष्टि दोष हो या चाहे दूर दृष्टि दोष हो, जो पहले दिया रहता है वो भी का वैल्यू होता है और इसमें यू और भी का मान सदैव ऋणात्मक लेते हैं। तो इसमें भी का जो वैल्यू दिया वो कितना दिया है 50 सेमी, लेकिन एक इसमें होगा माइनस में होगा। दूर तक पढ़ सकता है उसे सही दृष्टि के लिए अर्थात 25 सेमी की दूरी पर। जब निकट दृष्टि दोष रहेगा ना, जब निकट दृष्टि दोष रहेगा तो उसमें u का मान लगभग अनंत होता है हमेशा, लेकिन ये दूर दृष्टि दोष है तो इसमें v का मान आप 25 सेमी लीजिएगा। 25 सेमी दिया हुआ है तो u का मान कितना हो जाएगा 25 सेमी, ये माइनस में हो जाएगा। और फोकस दूरी पूछ रहा है और दूर दृष्टि दोष और चित्र भी बनाना है। चलिए सवाल को लगाते हैं 1/f बराबर। अब बताओ दूर दृष्टि दोष है तो दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग करेंगे आप? उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष रहेगा तो अवतल लेंस। यहाँ पे लगाओगे तो 1/v माइनस 1 कितना लिखेंगे u, तो 1/f हो गया। 1/v का मतलब -50 और 1/u का मतलब -25। 1/f बराबर इस माइनस को ऊपर लिख सकते हो, ये नीचे तो ऊपर, ये प्लस हो जाएगा ना, तो 1/f बराबर इसका गुणा इसमें करेंगे -25 और इसका गुणा इसमें कितना हो जाएगा 50। नीचे गुणा करके लिख दो 50 गुणे 25, तो 1/f बराबर घटाओगे तो क्या होगा 25 प्लस, अरे बड़ा कौन है तुम लोग को, काहे ना परेशान कर देते हो तुम लोग, घटाना नहीं आता है कहो बड़े में छोटा घटाना होता है और वो उसी का चीज लगा देते हैं। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 50 गुणे कितना हो जाएगा 25। 25 से 25 क्या होगा तो 1/f कितना बचेगा 1/50। तो यह बराबर कितना 50 सेमी की दूरी पर। इसका आंसर चेक कर लेते हैं। देख लिए हो क्या? तीसरे का ये कौन सा क्वेश्चन था जी? तीसरे का खाली उत्तल लेंस लिखा हुआ है और ये आंसरवा अपने घरे रख लिया है। नहीं, हाँ जी, मैंने पूरा नहीं देना चाहिए, मिटा दे। तीसरे का ख हो गया, तीसरे का अथवा वाला देख लेते हैं। तीसरे का ख का अथवा वाला, एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है? इहो पढ़ाए हैं का जी? चित्र बनाकर आपतन कोण क्या? एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन, इधर देखो जी, आएगा सबका नंबर आएगा, अरे वो का नंबर आएगा, अभी लग जाएगा, वो भी बताएंगे। एक प्रिज्म में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है? तो ये प्रिज्म हो गया आपका। जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म पर पड़ती है, सुनो, जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म पर पड़ती है तो प्रिज्म द्वारा उसका 2 बार अपवर्तन होता है। ये तीसरे का ख अथवा वाला, जब प्रकाश की कोई किरण प्रिज्म पड़ती है तो प्रिज्म द्वारा उसका 2 बार अपवर्तन होता है। इसी घटना को प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो यहाँ पे ऐसे प्रकाश जा रहा है, एक जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसे न जाके ऐसे चला आया। फिर इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ऐसा किधर चला जाता है इधर। तो ये आपका आपतित किरण है। क्या है? ये बताए हुए हैं, क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और ये आपका क्या है? निर्गत किरण। अब इसको पीछे बढ़ा दीजिए तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वही क्या होगा? डेलियम। ये लंब डाल दीजिए, ये आपका होगा आई और ये होगा आपका आई डैश, ये आपका आर, ये आपका होगा आर डैश। इसमें आपतन कोण कौन है? आपतन कोण आई। निर्गमन कोण कौन है? निर्गमन कोण, निर्गमन कोण कौन है? आपका आई डैश है, ये वाला आई डैश। और आपतन कोण कौन है? सॉरी, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण कौन है? आर है। कौन है? आर है, ये आपका आर हो जाएगा। और अल्पतम विचलन कोण कौन है? अल्पतम विचलन कोण, अल्पतम विचलन कोण कौन है? डेलियम है। ठीक है जी।
अब अल्पतम विचलन कोण किसे कहते हैं? हई आपतित किरण है, हई निर्गत किरण है, तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण बनता है उसी कोण को क्या कहते हैं? अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। पढ़ाए हुए हैं, बताए हुए हैं, वहां से नोट कर सकते हो। अब चलो चौथा देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? चौथा। बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है ना? मार्क कर देना बाबू, वो वाला मार्क कर दो। स्याही वही पड़ा है? अरे उठ के दो यार, वो हमें तो तीर मार दे रहे हो। ये चौथे का जो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आराम से हम बताएंगे। यहाँ पे R1 का मान दिया है 10 ओम, R2 R3 बराबर कितना? 20 ओम, R4 R5 R6 कितना दिया है? 30 ओम। तो इसके लिए चित्र बना के दिया हुआ है यहाँ पे आपका R1 R2, ठीक है। यहाँ फिर बनाया हुआ है R1, अरे बाबू R1 कहाँ लिखा है? इसे बनाया है ना, फिर यहाँ बनाया है। कठिन लग रहा है ना क्वेश्चन? अरे यार कहाँ है, कठिन होगा। ये कितने वोल्ट की बैटरी है? 12 वोल्ट की। इसमें निकालना क्या है? बताइए परिपथ का प्रतिरोध कितना होगा, बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित कितनी हो रही है। तो चलो इसको लगाते हैं, थोड़ा आराम से लगाएंगे। यहाँ पे R1 R2 R3 R4 R5 R6। R1 का मान रख देते हैं 10 ओम, R2 का मान 20 ओम, कितना? R2 का मान 20 ओम, R3 का मान भी 20 ओम और R4 का मान 30 ओम। इसका भी मान कितना? 30 ओम। इसका भी मान कितना? 30 ओम। ठीक है, तो देखो हाई R1 का मान छोड़ दो, हाई 20 ओम 20 ओम अगर समांतर क्रम में सेम सेम है ना, तो उसका आंसर जो आएगा वह किसका कितना आएगा? आधा आएगा। लगा के देखते हैं, इधर देखना R2 व R3 किस क्रम में है? बोलो तबे लगाएंगे, तबे से हम बोल रहे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम लोग बोल रहे हो। R2 व R3 किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। अतः जब समांतर क्रम में है तो मान लेते हैं कि R डैश बराबर हो जाएगा 1/R2 1/R। अरे जो दिया रहेगा वही रखेंगे ना, तो 1/R डैश बराबर 1/R2। R2 का मतलब 20, इसका मतलब ही 20। 1/R डैश बराबर, दोनों का हर बराबर है, जोड़ देंगे 1 1 2, तो 1/R डैश बराबर 1 कितना? 10। तो R डैश का वैल्यू कितना? 200। ठीक है। अब भाई देखो R4 R5 R6 ये भी किस क्रम में है? R4 R5 व R6 समांतर क्रम में है। अतः जब समांतर क्रम है तो इसके लिए होगा 1/R डबल डैश मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा कितना? 1/R4 1/R5 1/R6, तो 1/R डबल डैश मान लिए हैं। यहाँ R डैश मान तो यहाँ R डबल डैश मान लेंगे, तो 1/R1 R4 का मतलब कितना? 30। इसका मतलब भी 30, इसका मतलब भी 30। तो 1/R डबल डैश बराबर, तीनों का हर बराबर 1 लिखेंगे और ऊपर 1 2 3, अरे 1 1 2 2 1 3, तो कटेगा तो 1/R डबल डैश बराबर कितना? 1/10। तो R डबल डैश का वैल्यू भी कितना? 10 ओम। अब नया चित्र बना लो। अब क्या बनाओ? अब चित्र, अब चित्र। यहाँ पे देखो ये आपका इतना ही है, ये आपका R1 का मान कितना है? 10 ओम। अब ध्यान दो R2 और R3 को जब जोड़े हैं तो 10 ओम प्राप्त हुआ है ना, और इसको हम क्या माने हैं? R डैश। तो ये आपका कितना हो जाएगा? यहाँ वाला R डैश का मान कितना? 10 ओम। फिर यहाँ पे जाएंगे R4 R5 R6 को जोड़ेंगे तो आपका R डबल डैश का मान कितना आया है? 10 ओम। तो R डबल डैश बराबर कितना? 10 ओम होगा। फिर इसको हम बैटरी से क्या करेंगे? जोड़ देंगे। इजी हो गया। अब एक लाइन में आ गया।
एक लाइन में आने का मतलब समझ रहे हो, कौन सा क्रम, इजी नहीं हो गया, श्रेणी क्रम में हो गया। ठीक है जी, 12 वोल्ट श्रेणी क्रम में हो गया। श्रेणी क्रम में मतलब हम सब जोड़ देंगे, तो यहाँ श्रेणी क्रम में लिखेंगे R1 कामा R डैश व R डबल डैश किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। अतः क्या होगा, अतः होगा आपका R बराबर R1 प्लस R डैश प्लस R डबल, जैसे माने हो वैसे लगा देना आपको। तो यहाँ पर R बराबर R1 का मतलब 10 10 10, तो R बराबर कितना 30 ओम। प्रतिरोध पूछ रहा था 30 ओम निकल गया। इसमें प्रतिरोध पूछ रहा था, पहला क्या पूछ रहा है प्रतिरोध, दूसरा क्या पूछ रहा है इसमें धारा, कि धारा का मान कितना होगा, धारा का मान निकाल लें अब। तो यहाँ पे अगर यहाँ देखो धारा I बराबर होता है V अपान R, तो I बराबर V का मतलब 12 वोल्ट, ठीक है जी, और R का वैल्यू कितना 30, तो I बराबर 4 से काट दो, 4 तिहाई 12, 4 से में भाग 4 से कटबे नहीं करेगा, 2 से काटो 6 हो जाएगा, 6 से तो कटेगा, 6 दूना 12 और 6 बचे तो 2 बटा कितना 5 एम्पीयर। क्लियर है, इस तरह लग गया। ठीक है, ये चौथे का ये हो गया। अथवा में क्या दिया हुआ है, विद्युत मोटर का कार्य विधि सिद्धांत नाम, ये बताओ विद्युत मोटर पिछले में तो पढ़ा के आए हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में दिया, इसमें नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, फर्स्ट पेपर में है, अगर देखना चाहोगे तो वहां पे डाले हुए वहां से देख सकते हो, रिपीट कर सकते हो। ठीक है, बस आज इतना ही रहने दो, हद है।